हेलो न्यू गुलियन कॉमर्सशाला के वर्चुअल क्लासरूम में आपका स्वागत है। मेरा नाम संदीप पाठक है। हम लोग सीयूईटी का जो इकोनॉमिक्स का सिलेबस है उसको देखेंगे और बेसिकली पूरा फोकस जो रहेगा मेरा ऐसा रहेगा कि एग्जाम के रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए एग्जाम का जो ओरिएंटेशन है, जो ऑब्जेक्टिव टाइप्स ऑफ क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्मेट में रहेगा और यही सेम सिलेबस आपके 12th में भी होता है, लेकिन वो सब्जेक्टिव फॉर्मेट होता है। दोनों एग्जाम का रिक्वायरमेंट और पैटर्न अलग है, तो इस एग्जाम के रिक्वायरमेंट में ध्यान में रखते हुए ही सिलेबस होगा। तो आप लोग परेशान मत होना कि ये टच क्यों नहीं किया, इस टॉपिक को कम क्यों बताया, इसको बहुत ज्यादा डिटेल में क्यों बताया, क्योंकि ना टीचर्स को आइडिया होता है कि किस टॉपिक का पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं, किस टॉपिक पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं बन सकते। ठीक है, और अगर ये कंटेंट आपको सही लगता है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। कंटेंट में कुछ कमी रहती है, किसी को आप फर्दर एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो आप क्या बोलते हैं कमेंट वगैरह करके बता सकते हैं, या कोई पर्टिकुलर टॉपिक आप चाहते हैं जिस पे ज्यादा एम्फेसाइज किया जाए, या पर्टिकुलर कोई सब्जेक्ट जो चाहते हैं जिसका वीडियो बनाया जाए, तो आप क्या बोलते हैं वो उसको बता सकते हैं। फिलहाल हम चालू करते हैं। तो जब इकोनॉमिक्स पढ़ने से पहले, वैसे तो डायरेक्टली आपका जो सिलेबस है माइक्रो इकोनॉमिक्स और सेंट्रल प्रॉब्लम इकोनॉमिक्स है पहला यूनिट, लेकिन पहले हम इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट को समझेंगे। इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट क्या है? देखिए, कोई भी सब्जेक्ट जब आप पढ़ते हैं उस सब्जेक्ट का दो एस्पेक्ट होता है। एक तो होता है एकेडमिक एस्पेक्ट, जिसमें आप पढ़ाई करते हैं, उसके प्रिंसिपल, थ्योरी, लॉ के बारे में पढ़ते हैं। अच्छा, ये सब पढ़ते क्यों है? आप उसको पढ़ते हैं सोसाइटी में एक कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम है उसके सॉल्यूशन के लिए, है ना, या तो उसको यूज करने के लिए, किसमें? प्रोफेशन में। तो एक तो होता है एकेडमिक एस्पेक्ट किसी सब्जेक्ट का, दूसरा आता है प्रैक्टिस, जिसको हम बोलते हैं। एक होता है डिसिप्लिन, दूसरा बोलते हैं प्रैक्टिस। तो उसको प्रैक्टिस करना मतलब किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना या कोई नीड को पूरा करना, तो उसके लिए होता है दो एस्पेक्ट। ऐसे इकोनॉमिक्स का भी दो एस्पेक्ट है। ठीक है, इकोनॉमिक्स जैसा हम सब जानते हैं ह्यूमैनिटीज का सब्जेक्ट है। अच्छा, आप बोलेंगे इसको ह्यूमैनिटीज का सब्जेक्ट क्यों बोलते हैं? जो भी सब्जेक्ट ह्यूमन बिहेवियर को या ह्यूमन इंटरेक्शन को, ह्यूमन एस्पेक्ट को स्टडी करता है उसको ह्यूमैनिटीज बोलते हैं। आप बोलेंगे ह्यूमन बिहेवियर में, ह्यूमन एस्पेक्ट में ये किस तरह के ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करता है? तो जो आपका इकोनॉमिक्स है ये आपके इकोनॉमिक बिहेवियर को स्टडी करता है। अगर हम इकोनॉमिक्स के ओरिजिन पे भी जाएं तो इस दो वर्ड से बना हुआ है। एक तो आइकोस, जिसका मतलब होता है ह्यूमन स्टेट, है ना, ह्यूमन स्टेट होता है, और नोमोस का मतलब होता है ह्यूमन स्टेट बोलिए या हाउस होल्ड बोलिए, है ना। मैं इसको ह्यूमन बिहेवियर रखता हूँ, है ना, मैं इसको ऐसे करता हूँ। दूसरा नोमोस का मतलब होता है लॉज, लॉ, थ्योरी और प्रिंसिपल ऑफ समथिंग, है ना, थ्योरी और लॉ ऑफ समथिंग। तो किस चीज का थ्योरी? तो आपको उसको थ्योरी देने के लिए पहले उसको आपको स्टडी करना पड़ेगा, बिहेवियर को स्टडी करना पड़ेगा, और स्टडी करने के बाद उसका एक थ्योरी और एक जनरलाइजेशन करना होगा। लेकिन ना इकोनॉमिक्स या किसी भी ह्यूमैनिटीज वाले सब्जेक्ट में ना ये बड़ा डिफिकल्ट टास्क होता है। क्या बोलते हैं, साइंस को हम यूनिवर्सल क्या बोलते हैं, क्यों बोलते हैं ह्यूमैनिटीज यूनिवर्सल साइंस नहीं है, यूनिवर्सलिटी नहीं होती। क्यों? क्योंकि जहां भी हम ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करते हैं, ह्यूमन बिहेवियर को प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता है। मैं अभी ऐसा हूं, 2 मिनट के बाद मेरा क्या बिहेवियर होगा, आपका क्या बिहेवियर होगा, पता नहीं। आप मम्मी पापा से बात कर रहे हैं, कभी लगता है कि इस बात पे तो डांटनी नहीं चाहिए थी, डांट दी। किसी बात पे डांटनी चाहिए थी, नहीं डांटी। हर ह्यूमन का बिहेवियर यूनिक होता है ना। ऐसा आप प्रिडिक्ट नहीं कर, जहां भी आप ह्यूमन बिहेवियर क्योंकि प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, तो यहाँ पे हम कोई यूनिवर्सल लॉ तो नहीं दे सकते हैं, इसके लिए कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। तो फिर भी हम इसको जनरलाइज करने की, जो ह्यूमन बिहेवियर है, जो उनका इकोनॉमिक बिहेवियर है, उसको जनरलाइज करने की कोशिश करते हैं इकोनॉमिक्स में। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते क्या है, क्या प्रॉब्लम है जो हम पढ़ना चाहते हैं, उसका सोल्यूशन देना चाहते हैं। तो हम सब जानते हैं, ये आपने हम सबने एक्सपीरियंस किया है, इसमें कोई स्पेशलाइजेशन की जरूरत नहीं है कि हमारी जो नीड्स होती है वो बहुत ज्यादा होती है, और उसको नीड को सेटिस्फाई करने के लिए जो हमारे पास रिसोर्सेस है बहुत लिमिटेड होता है ना। तो हमारी नीड्स और वांट जो है अनलिमिटेड होती है। जैसे आपके पास 100 रुपया है, मान लो आपके बर्थडे में पापा ने 100 रुपया तो बहुत कम हो गया काम पे, मान लो पापा मम्मी ने 1000 रुपया आपको दे दिए, क्या बोलते हैं, आज आपका कोई कहीं पे आप जा रहे हैं, बोले इस 1000 रुपये में आपको जो खर्च करना है करिए। अब आपको 1000 रुपये में आपको बहुत सारी चीजें हैं, मान लो घड़ी लेनी है, एक टी शर्ट लेनी है, या तो मान लीजिए क्या बोलते हैं दोस्तों के साथ कुछ पार्टी करनी है, कहीं घूमने जाना है ना, तो या कहीं पे ऐसे क्या बोलते हैं मूवी देखने जानी है। तो देखो, आप ये सारी चीजें चाहते हैं कि सारी चीज हो जाए तो कितना अच्छा है। तो आपकी नीड और वांट क्या है, अनलिमिटेड है। लेकिन आपके पास है तो 1000 रुपये ही, तो आप सारी चीजें नहीं कर सकते हैं। तो आपके पास क्या आ जाती है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइज होती है कि आप उस सब में से क्या करें। जैसे ही आपने कोई पर्टिकुलर चीज की तो दूसरा चीज आपको छोड़ना पड़ेगा, है ना। आपने जैसे ही एक पर्टिकुलर चीज किया दूसरा छोड़ना पड़ेगा। तो ये क्या दिखाता है कि जो स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, इसको बोलते हैं लिमिटेडनेस ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज की स्कैर्सिटी है, रिसोर्सेज कम है, लिमिटेड है, और उसके कंपैरिजन में भी जो नीड्स एंड वांट्स है वो अनलिमिटेड है। या दूसरे लैंग्वेज में हम बोले तो हमारी नीड्स एंड वांट्स जितनी है उसको पूरा करने के लिए हमारे पास रिसोर्सेज सफिशिएंट नहीं है। जैसे बहुत बार आप पापा मम्मी को बोलते होंगे किसी मत में कि मुझे घड़ी चाहिए या मोबाइल चाहिए या कुछ चाहिए, तो पापा मम्मी इस बात को बहुत बार बोलते होंगे, तो इस महीने ने अगले मंथ ले लेंगे या 2 महीने बाद लेंगे, क्योंकि इस महीने ये प्रायोरिटी पे, क्या प्रायोरिटी पे है,
आपका स्कूल का एडमिशन प्रायोरिटी पे हो सकती है, आपका ट्यूशन का फी पे करना है, या घर में कोई ऐसा काम है ना, कोई फंक्शन है, कोई ओकेजन है। तो क्या करते हैं कि आपको जैसी ही प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइज होती है, क्या करें, तो आप प्रायोरिटाइज करते हैं, अपनी चीजों को प्रायोरिटाइज करते हैं अपने इंपॉर्टेंस के बेसिस पे, जो आपके नजर में ज्यादा जरूरी है ना। सारी चीजें नहीं कर पाते तो ये क्या दिखाता है, प्रॉब्लम दिखाता है। इकोनॉमिक्स यही प्रॉब्लम को बताता है। क्या प्रॉब्लम? स्कैर्सिटी, मतलब कि आपका रिसोर्सेज की स्कैर्सिटी है और उस नीड को सेटिस्फाई करने के जो वांट्स है, क्या बोलते हैं, लिमिटेड है। अच्छा, अगर सिर्फ इतनी सी प्रॉब्लम होती है ना कि 100 रुपया है आपके पास मान लीजिए, और आप उस 100 रुपए से सिर्फ नोटबुक ही खरीद सकते हैं। मान लीजिए 20 रुपए का नोटबुक है, तो अब ठीक है 10 नोटबुक ना परचेज करके 5 नोटबुक परचेज कर लेंगे, ये फिर भी थोड़ा सा ठीक था। लेकिन इसके साथ में एक और प्रॉब्लम आ जाती है जिसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिसिटी ऑफ यूजेस। जो रिसोर्सेज की जो यूजेस होते हैं मल्टीपल होते हैं, अल्टरनेटिव यूजेस जिसको हम बोलते हैं। आप उस 100 रुपए से सिर्फ नोटबुक आप नहीं परचेज कर सकते, उस 100 रुपए से आप समोसा भी खा सकते हैं, उस 100 रुपए से आप घड़ी भी खरीद सकते हैं, उस 100 रुपए से मोबाइल का रिचार्ज भी करा सकते हैं। तो उसका क्या है, अल्टरनेटिव यूजेस है, उस रिसोर्सेज का मल्टीपल यूजेस है। जैसे मान लो जिस लैंड पे बैठ के हम जो है क्या बोलते हैं, मतलब ये जो लैंड है, यहाँ पे हमने इंस्टीट्यूट बना के मान लो क्लास की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, यहाँ खेती भी हो सकती थी, यहाँ स्कूल खुल सकता था, यहाँ कोई मेडिकल स्टोर खुल सकता था। अब ये डिसाइड तो करना पड़ेगा ना कि यहाँ पे क्या खोले। तो कॉमन एज अ रैशनल ह्यूमन बीइंग हम उस चीज को चूज करेंगे जो हमारे बेनिफिट को मैक्सिमाइज करे, हमारे गेन को मैक्सिमाइज करे, हमारे सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज करे, है ना। तो क्या है प्रॉब्लम? पहला प्रॉब्लम स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, उसके कंपैरिजन में जो नीड एंड वांट्स अनलिमिटेड है। तीसरा, उस रिसोर्सेज का मल्टीपल यूजेस है, और इस सब के कारण क्या अराइज होती है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइज होती है कि आप क्या चूज करेंगे। कोई एक या दो चीज कर सकते हैं, कोई एक चीज कर सकते हैं। कॉमन सी बात है, एज अ रैशनल ह्यूमन बीइंग आप वो चूज करेंगे जिससे आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलता है। मान लीजिए कि मुझे क्या बोलते हैं, दो क्लास है, वैसे मैं एजुकेशन को मॉनेटरी सेंस में नहीं देखता हूँ, लेकिन एग्जांपल के लिए लेते हैं कि मान लो एक क्लास को पढ़ाने से, 1 घंटा पढ़ाने से मुझे 100 रुपया आ रहा है, उसी टाइम पे दूसरा क्लास को पढ़ाऊंगा तो मुझे 80 रुपया आ रहा है। तो एज अ रैशनल ह्यूमन बीइंग, एज अ इकोनॉमिक बीइंग, मैं क्या डिसाइड करूंगा, 100 रुपीज वाला क्लास चूज करूंगा, है ना, क्योंकि उसमें ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है। लेकिन उस 100 रुपया को कमाने के लिए 80 रुपया जो सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव था, जो दूसरा मैं क्लास ले सकता था, वो तो नहीं, वो तो छूट जाएगा, नहीं पढ़ा पाऊंगा। तो 80 रुपए का क्या हुआ, 80 रुपीज का मैंने सेक्रीफाइस किया। तो ये क्या है, एक अपॉर्चुनिटी जो है, मेरे 100 रुपीज वाली जो अपॉर्चुनिटी है उसको ग्रैब करने के लिए मैंने 80 रुपीज वाली जो अपॉर्चुनिटी है, गेन है, उसको मैंने सेक्रीफाइस किया। तो मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हुआ, 80 रुपीज। तो सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव का जो कॉस्ट होता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है। और इकोनॉमिक्स में हर चीज का कॉस्ट होता है, बिना कॉस्ट का कुछ भी नहीं होता। मतलब कुछ सेक्रीफाइस करते हैं तो चीजों को आपको दूसरी चीज मिलती है, तो इसी में आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ता है। तो सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव का। लेकिन दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए मैं पूरा दिन खाली बैठा हुआ था, मेरे पास कोई क्लास नहीं थी, ठीक है। फिर मान लीजिए आप आए और बोले कि मैं आपको 50 रुपया दूंगा और आपको पढ़ाना है। अब यहाँ पे मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 0 है, क्योंकि अगर मैं आपको नहीं पढ़ाता तो भी मैं कुछ नहीं कर रहा होता। अगर मैं कुछ सेक्रीफाइस करके आपको पढ़ाऊं तो मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ना। अगर मैंने कुछ सेक्रीफाइस ही नहीं किया, मैं तो खाली बैठा हुआ था, आपको पढ़ाया तो मेरा गेन ही है। यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगा, मेरा 0 होगा। ठीक है, ये क्लियर है। तो इकोनॉमिक्स में ये चीज हम देखते हैं। अच्छा, तो इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं ह्यूमन के इकोनॉमिक बिहेवियर, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन के बारे में पढ़ते हैं। इकोनॉमिक बिहेवियर मतलब इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन के बारे में, किसको कहेंगे हम इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, और कैसे ये डिफरेंट है नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन से। तो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन के लिए दो चीज रिक्वायरमेंट है। एक तो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप होना चाहिए, किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप होना चाहिए। जैसे मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूं तो मेरा नॉलेज आपको ट्रांसफर हो रहा है। जब आप मोबाइल दुकान से मोबाइल खरीद के लाते हैं तो वो मोबाइल अब आप उसके ओनर हो गए। एक चॉकलेट आपने दुकान से खरीद के लाए, अभी तक वो ओनर था, जैसे ही आपने उनको पेमेंट किया और ट्रांसफर हो गया, चॉकलेट आपने खरीद ली, अब आप उसके ओनर है। आप उसके ओनर मतलब आप जो करना चाहते हैं कर सकते हैं, आपके डिस्पोजल पे है। अच्छा, तो एक तो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप होना चाहिए, है ना। दूसरा क्या होना चाहिए, कंसिडरेशन पे होना चाहिए। अच्छा, कंसिडरेशन इन काइंड हो सकता है, कंसिडरेशन इन कैश हो सकता है। इन काइंड मतलब गुड्स के बदले में गुड्स, सर्विसेज के बदले में सर्विसेज, गुड्स के बदले में सर्विसेज, सर्विसेज के बदले में गुड्स। मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, मैं बोलूंगा मैं आपको ट्यूशन पढ़ा देता हूँ और आप क्या करना, मेरा वीडियो एडिटिंग कर देना। अब क्या हुआ, मैंने आपको सर्विसेज दी, आपने भी मुझे सर्विसेज दी, हमने कुछ इन कैश तो ट्रांजैक्शन नहीं किया, लेकिन ये इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है क्योंकि कंसिडरेशन पे हुआ। आपने भी मुझे ट्यूशन फीस पे की किस सेंस में, वीडियो एडिटिंग के सर्विसेज देके, मैंने भी आपके वीडियो एडिटिंग सर्विसेज की कॉस्ट पे की, कंसिडरेशन पे किया किस सेंस में, पढ़ा के। तो यहाँ पे भी ये बार्टर एक्सचेंज जिसको आप बोलते हैं, तो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन हुआ। क्योंकि मैं इसको क्लैरिफाई इसके लिए कर रहा हूँ कि बहुत सारी बुक में ज्यादातर टीचर्स बताते हैं कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस। मैं टोटली, ये पार्शियल डेफिनेशन हुआ, ये इनकम्प्लीट डेफिनेशन हुआ, मैं इससे टोटली एग्री नहीं करता हूं। कोई भी कंसिडरेशन पे होनी चाहिए, इन कैश हो सकती है, इन काइंड हो सकती है। तो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन के लिए दो रिक्वायरमेंट, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, दूसरा कंसिडरेशन। अच्छा, ये कंसिडरेशन अगर नहीं होगा
तो क्या होगा, ये नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। एग्जांपल देता हूँ, मान लो आपका बर्थडे है, आपके पापा ने, भैया ने, दीदी ने या घर में कोई या किसी फ्रेंड ने आपको मोबाइल दे दिया, गिफ्ट दिया। अब उस गिफ्ट के लिए रिटर्न में आपने कुछ नहीं दिया, उस रिटर्न आप बोले नहीं मैंने तो पार्टी दी, वो नहीं कहलाएगा ना। बोलते जब हम कंसिडरेशन की बात करते हैं तो उसकी कंसिडरेबल वैल्यू होनी चाहिए। मान लो कोई आपको 30,000 का मोबाइल दे रहा है और आप मान लो 1,000 रुपए की पार्टी दे रहे हो, ये कंसिडरेबल वैल्यू नहीं है ना। तो कंसिडरेबल वैल्यू भी हो, सिग्निफिकेंट वैल्यू होनी चाहिए। तो उसने आपको मोबाइल दिया, पापा ने मोबाइल दिया, आपने रिटर्न में कुछ नहीं दिया, तो यहाँ पे कोई कंसिडरेशन नहीं पे की। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप तो यहाँ भी हुई, अब भी मोबाइल आपका हो गया, आप ओनर हो गए, लेकिन यहाँ पे कंसिडरेशन पे नहीं हुई, तो ये नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है। तो इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन को पढ़ते हैं। इकोनॉमिक्स हमें बताता है सबसे पहले प्रॉब्लम को, फिर बताता है सॉल्यूशन को। क्या प्रॉब्लम बताता है, इकोनॉमिक्स बताता है कि स्कैर्सिटी है। क्या स्कैर्सिटी है कि हमारे जो नीड्स एंड वांट्स अनलिमिटेड है और उसको पूरा करने के लिए हमारे पास रिसोर्सेज जो है बहुत लिमिटेड है, हम अपनी सारी नीड्स या वांट्स को नहीं फुलफिल कर सकते हैं। जैसे आपके केस में ले लीजिए, अभी आपका एग्जाम खत्म हुआ है ना, आज खत्म हुआ होगा, अकाउंटेंसी का बच्चे एग्जाम दिए हैं। अब जो है आपको सीयूईटी की प्रिपरेशन करनी है, पूरे साल भर का सिलेबस है, 12th की तो पूरी इकोनॉमिक्स है ही, कुछ तो जो कटे हुए थे आपके सीबीएसई में वो भी सिलेबस यहाँ पे है, प्लस थोड़े बहुत 11th का भी कुछ टॉपिक्स ऐड है। तो इतने पूरे साल का सिलेबस आपको एक महीने में कंप्लीट करना है। क्यों, मई 21 से आपका एग्जाम है, तो आपके पास क्या होगी, टाइम आपका रिसोर्स है, यहाँ पे टाइम लिमिटेड हो गई। और आपकी जो है क्या बोलते हैं, नीड क्या है, नीड और वांट क्या है, आपकी पढ़ाई है, आपको पढ़ाई करना है। अच्छा, वैसे नीड और वांट में डिफरेंस होता है, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ बता दूं, बाकी बाद में डिटेल बात करें। नीड क्या होता है, सब कुछ हर किसी के लिए कॉमन होता है, जनरल होता है। जैसे भूख मुझे भी लग रही है, आपको भी लगती है, बाकी सबको भी भूख लगती है, तो भूख तो लगी, ये जनरल हो गया हर किसी के लिए। प्यास लगती है, हर किसी को लगती है। पढ़ाई हर किसी को करनी है, कपड़े हर किसी को चाहिए। लेकिन उस नीड को आप किस तरह से सेटिस्फाई करते हैं। कोई बोलेगा मुझे छोले भटूरे चाहिए, कोई बोलेगा मुझे पराठा चाहिए, कोई बोलेगा मुझे मसाला डोसा चाहिए, फॉर दैट मैटर कोई कुछ भी बोलेगा। अब उस भूख को सेटिस्फाई करने के लिए, उस हंगर को सेटिस्फाई करने के लिए आप जिस तरह से जिस फूड आइटम को आप कंज्यूम करते हैं, वो क्या होगी, वांट होगी। नीड सबका कॉमन, वांट यूनिक होगा, अलग अलग हो सकता है। अच्छा, ये वांट किस पे डिपेंड करता है, आपके कल्चर पे, आपके टेस्ट पे, आपके प्रेफरेंस पे, इस सब पे डिपेंड करता है ना। तो ये चीज हो गई। तो स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज क्या बोलते हैं अनलिमिटेड वांट्स, और मल्टीप्लिसिटी ऑफ यूजेस, अल्टरनेटिव यूजेस उस रिसोर्सेज का, जिसके कारण प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइज आपके लिए कि अब मैं क्या पढूं, पूरा सिलेबस तो नहीं पढ़ सकता, पूरे सिलेबस को सेम इंपॉर्टेंस तो नहीं दे सकता, तो आप क्या करेंगे, आप प्रायोरिटाइज करेंगे। कैसे प्रायोरिटाइज करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ योर इंपॉर्टेंस। आपके लिए इंपॉर्टेंस क्या है, एग्जाम में जिस चैप्टर से ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आता है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसको आप पढ़ेंगे, तो आपने प्रायोरिटाइज किया। कॉमन सी बात, एक टॉपिक को आपने ज्यादा वेटेज दिया, दूसरा टॉपिक छूट जाएगा, ये आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। या आईपीएल की मैच आ रही है, आपने नहीं देखा एग्जाम के चक्कर में, जनरली होली के एग्जाम जो है के टाइम पे होली हो जाती है, आपने होली नहीं खिलाई, आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट था, ठीक है। तो ये आपने कर लिया। तो इकोनॉमिक्स क्या बोलते हैं, आपको स्कैर्सिटी बताई। अब इसको कैसे यूज करना है, तो आपने प्रॉब्लम चॉइस अराइज, आपने चीजों को प्रायोरिटाइज किया। प्रायोरिटाइज कौन से बेसिस पे किया, जो आप सबसे पहले उस काम को करते हैं या उसको इंपॉर्टेंस देते हैं जो आपके बेनिफिट को मैक्सिमाइज करे, आपके गेन को मैक्सिमाइज करे, है ना, या आपके सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज करे। तो इकोनॉमिक्स क्या है, पहले बताया प्रॉब्लम, फिर बता रहा है सॉल्यूशन। क्या सॉल्यूशन बता रहा है कि आप एफिशिएंसी पे फोकस करो। किसको बोलते हैं एफिशिएंसी, कम इनपुट के साथ ज्यादा आउटपुट, है ना। सेम इनपुट क्या बोलता है, ज्यादा आउटपुट, या इनपुट कम आउटपुट ज्यादा। मतलब कि आप 1 घंटा ही पढ़ाई करें, मान लो 1 घंटे में आप 10 पेज पढ़ रहे, एग्जांपल दे रहे, पेजेस में नहीं काउंट करते पढ़ाई को, एग्जांपल के लिए 1 घंटे में मान लो 10 पेज पढ़ रहे थे, आप 1 घंटा ही दे, कुछ ऐसे करे पढ़ाई की आपका 12 पेज पढ़ ले, 15 पेज पढ़ ले, तो एफिशिएंसी बढ़ गई, क्योंकि इनपुट तो सेम 1 घंटा, आउटपुट आपकी बढ़ गई। दूसरा केस कि आपने क्या किया कि क्या बोलते हैं इनपुट को क्या बोलते हैं कम कर दिया, मतलब 1 घंटे के जगह 40 मिनट में ही आप 10 पेज पढ़ रहे थे ना 1 घंटे में, अब इनपुट 40 मिनट में ही 10 पेज पढ़ ले। ये एक सिचुएशन हो सकती है। या तो कर सकते हैं कि आपने टाइम भी रिड्यूस कम हो गई 40 मिनट, और आपका पेजेस भी 15 या 20 हो गए। अब देख रहे हैं इनपुट कम आउटपुट ज्यादा, कोई भी केस ये एफिशिएंसी कहलाएगा। सबसे बढ़िया तो ये है कि इनपुट भी कम लगे, आउटपुट ज्यादा हो। तो बीच में क्या आएगा, प्रोसेस आएगा, जिसको हम बोलते हैं मेथोडोलॉजी, है ना। तो आपका एफिशिएंसी हो गया। और सिर्फ ये नहीं कि आपको सिर्फ इनपुट को कम करके कैसे भी करना है, क्वालिटी के साथ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। ऐसा नहीं कि स्पीड पढ़ लिए और जब एग्जाम में रिप्रोड्यूस करने की बारी आई और रिकॉल ही नहीं कर पा रहे, कंसेप्ट ही क्लियर नहीं हुआ, तो इस क्वालिटी को कंप्राइज किए बिना जो है आप एफिशिएंसी पे फोकस करेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक्स में कि आप इफेक्टिव भी होने चाहिए। जैसे आपका मई 21 से जो भी डेट आपका आएगा आपके सब्जेक्ट के चॉइस के हिसाब से 21 से जो एग्जाम है, अब आप जो सिलेबस कंप्लीट करेंगे मान लो 31 मई के बाद, तो इफेक्टिव नहीं हुए ना, ऑन टाइम भी चीजों को कंप्लीट करना है इस तरह। तो इकोनॉमिक्स क्या होता है, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ
how क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ हाउ टू यूटिलाइज दिस स्कैर्स रिसोर्सेज, लिमिटेड रिसोर्सेज, सो एज टू मैक्सिमाइज द बेनिफिट। तो इकोनॉमिक्स सॉल्यूशन देता है कैसे इस लिमिटेड रिसोर्सेज को यूटिलाइज करें, स्कैर्स रिसोर्सेज को यूटिलाइज करें ताकि आप अपने गेन को, अपने बेनिफिट को मैक्सिमाइज कर सके। ये पूरी इकोनॉमिक्स की स्टडी में आपको ये सिखाया जाता है, ठीक है ना। तो क्या बोलते हैं ये हमने बेसिकली इकोनॉमिक्स के बारे में थोड़ा सा ये पढ़ा है कि इकोनॉमिक्स से, बाकी ये इंट्रोडक्शन था, ब्रीफ इंट्रोडक्शन था, बहुत ज्यादा आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। जो मेन सिलेबस का पार्ट है, जो टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, उसमें भी छोटा सा इंट्रोडक्शन पढ़ना है। और सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमिक्स, यही से सेंट्रल प्रॉब्लम इकोनॉमिक्स आती है कि देखो आपके पास प्रॉब्लम चाहे सर हुई तो व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या करें, जैसे आपने बोला ना क्या करें क्या पढ़ें, तो ऐसे इकोनॉमी प्रॉब्लम क्या करें, क्या बोलते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस। दूसरा आता है आपका प्रॉब्लम जो आता है कि हाउ टू प्रोड्यूस, आप सोचते हैं कैसे पढूं कि मैं ज्यादा से ज्यादा कवर कर पाऊं, कैसे पढूं कि मैं याद रख पाऊं, कैसे पढूं कि मुझे ज्यादा अच्छे समझ में, मेथोडोलॉजी और टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, है ना, हाउ टू प्रोड्यूस। और तीसरा इकोनॉमी का किसके लिए पढ़ूं, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, मतलब किन लोगों को प्रोड्यूस करें। तो ये हम सेंट्रल प्रॉब्लम वाला जो टॉपिक देखेंगे उसमें ट्रेन में देंगे। तब तक के लिए थैंक यू। अगर आपको कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए वीडियो में कैसे बनाएं तो आप प्लीज कमेंट करना, कुछ कमी है तो आप बताना, मैं ओपन हूँ उसके लिए। आप चाहते हैं कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे चीजों को एम्फसाइज किया जाए, या कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज का कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट है जिसमें, जैसे अकाउंटेंसी और बीएसटी का भी मैं सोच रहा हूँ, लेकिन पहले प्रायोरिटी में इकोनॉमिक्स का होगा, तो इसमें है तो आप इस चीज को करें। और आपके जो फ्रेंड्स वगैरह हैं जो भी एग्जाम दे रहे हैं, अगर आपको लगता है कि कंटेंट सही है, उनको हेल्प हो सकता है, तो उनके साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।